अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स मेट्रो वन न्यूज़ पर। नाजरीन, क्या वजह है कि सिंध जो कि सिंध का शहर नवाबशाह जो कि भुट्टो का शहर कहलाता है, क्या वजह है कि वहां पर सिंध की बेटियां महफूज नहीं हैं? क्या वजह है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शहर में बेटियां महफूज नहीं हैं? और ख़ास तौर पर जब ऐसे मौके पर कि जब बहुत सारे वालिदैन बच्चियों की तालीम के हक़ में ख़ास तौर पर नहीं हैं और वक्त के साथ साथ जब उनका माइंड मेकअप हुआ, उनका माइंड बना कि बच्चों के साथ साथ बच्चियों की भी तालीम कितनी ज़रूरी है, नई नस्ल की परवरिश उन्होंने करनी है, उसकी तरबियत उन्होंने करनी है, तो बच्चियां तालीमी इदारों में आने लगी, स्कूल से निकलकर कॉलेज, कॉलेज से निकलकर यूनिवर्सिटी, और अपने ख्वाब लेकर, अपने सुहाने ख्वाब लेकर, उनके एम्स क्या क्या थे, कितने कितने हाई एम्स लेकर वो जब यूनिवर्सिटी में पहुंची तो उनके साथ वहाँ क्या हुआ? यूनिवर्सिटी में बाज़ औक़ात असातिज़ा की शक्ल में और बाज़ औक़ात अमले की शक्ल में उन्हें कैसे कैसे दरिंदों से वास्ता करना पड़ा, उनका सामना करना पड़ा। और यकम जनवरी 2017 को जामशोरों में नायला रिंद नाम की एक बच्ची के बारे में बताया गया कि उसने मुबैना तौर पर खुदकुशी की। जब तहकीकात हुई, वो बच्ची मारवी हॉस्टल में थी और मेहर से उसका ताल्लुक था। उसकी मौत का सबब खुदकुशी करार दिया गया, लेकिन बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसकी वजूहात भी सामने आई और उस केस में लेक्चरार अनीस खासखेली को बतौर मुल्जिम नामजद किया गया और उसे गिरफ्तार किया गया। 16 सितंबर 2019 नम्रता कुमारी चांद का मेडिकल कॉलेज लाड़काना में BDS की तालिबा थी, डेंटिस्ट बनना चाहती थी, मुल्क कौम की खिदमत करना चाहती थी, अपना आप मनवाना चाहती थी, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन क्या हुआ? उसकी भी लाश मिली हॉस्टल से। नम्रता चंदानी के गले पर निशानात मौजूद थे। उनकी मौत गला घुटने से हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यह बात बताई और मेडिकल रिपोर्ट में इंकशाफ सामने आया कि मौत से कबल नम्रता को जिनसी दरिंदों ने अपनी हवस का निशाना बनाया था। आगे चलते हैं। नौशीन काजमी 24 नवंबर 2021 लाड़काना में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर बनने वाली यूनिवर्सिटी में, शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में क्या हुआ? नौशीन काजमी की पंखे से झूलती हुई लाश मिली और पुलिस को कमरे से 2 तहरीरी नोट भी मिले थे। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नौशीन की मौत की वजह रस्सी से लटकने के बायस सांस का घुटना करार दी गई थी, लेकिन अब जो हालिया रिपोर्ट आई है DNA से मुतालिक, उसने इस सब बातों को रद्द कर दिया है और उसने ये बात वाज़ेह कर दी है उस DNA रिपोर्ट ने कि नौशीन काजमी को भी मौत से कबल जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। और अब फिर नया केस, मतलब हर थोड़े अरसे बाद इस तरह के वाकयात आ रहे हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट बातें तो बहुत अच्छी करती है लेकिन इस काबिल नहीं हुई कि ऐसे वाकयात की रोकथाम हो सके। अब जो वाकया हमारे सामने है वो परवीन रिंद का है। परवीन रिंद बलोच एक नर्स हैं और ये वाकया भी पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज नवाबशाह में होता है और खुशकिस्मती से परवीन रिंद का भी ये इस तरह का अलमनाक अंजाम नहीं होता है और वो बच जाती है, बच निकलती है, उसकी जान बच जाती है। वरना दीगर बच्चियों की तरह ये भी एक ऐसा ही केस होता है जिसके बारे में कुछ भी कहा जाता और कुछ भी बना दिया जाता कि मुबैना तौर पर उसने भी खुदकुशी कर ली, वो भी तंग थी, पढ़ाई नहीं हो रही थी उससे, ये नहीं हो रहा था, और ऐसे ड्रामेबाजी करके लोग बताते हैं कि जैसे वो बड़ी मायूस थी, बच्चियां बड़ी भाई यंग बच्चियां हैं, वो पढ़ने के लिए आई हैं, अपना फ्यूचर बनाने के लिए आई हैं, वो क्यों मायूस होंगी? उन्हें तो अपॉर्चुनिटी चाहिए। परवीन रिंद ने गुलाम मुस्तफा राजपूत समेत और दीगर लोगों पर हिरासगी और तशद्दुद का इल्जाम लगाया और हॉस्टल वार्डन फरीन आतिका पर भी तशद्दुद का इल्जाम लगाया परवीन रिंद ने और क्या कहा, हम आपको उनकी वीडियो एक सुनवाते हैं
जो उन्होंने वहां पर मकामी मीडिया से बातचीत की और उन्होंने अपने ऊपर होने वाले मजालिम का बताया और उन्हें इस बात का भी इंकशाफ किया कि उन्हें कत्ल करने की कोशिश की गई, लेकिन खुशकिस्मती से उन्होंने बहुत शोर शराबा मचाया और वो कमरे से भाग निकलने में कामयाब हो गई। उसके पीछे वजह क्या थी, ये सुनिए आप उनका वीडियो क्लिप। मैं बिलावल भुट्टो से अपील कर रही हूँ कि ये शहीद बेनजीर की यूनिवर्सिटी है। सही। यहाँ पे लड़कियों, अगर मैं यहाँ पे आज ना बचती तो शायद मेरा भी ऐसे ही पंखे के ऊपर लाश होता और बोला जाता परवीन रिंद ने खुदकुशी की। लड़कियां हैं जो अभी तक हरासमेंट हो रही हैं, अगर उनकी बात नहीं मानी जाती उनको सप्लियां लगाई जाती हैं, अगर उनकी बात नहीं मानी जाती उनको मारा जाता है, हरासमेंट और ज्यादा टॉर्चर किए जाते हैं जो लड़कियां अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकती। लेकिन जब भी हमें कॉल आती है बेटा कैसे हो, हमें बोलती है बेटा कैसे हो, हमें ठीक है, हम ठीक नहीं होते। यहाँ पे हमें ऐसे ही टॉर्चर कर करके फिर मार दिया जाता है और बोलते हैं फलानी स्टूडेंट ने आज खुदकुशी की। ये खुदकुशी नहीं होती, ये मारते हैं, मिलके सब मारते हैं। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी परवीन रिंद की। कितने अफसोस की बात है, उनकी गुफ्तगू सुनकर वालदैन के दिल पे क्या गुजर रही होगी, इनके अपने वालदैन पर भी और उसके अलावा कॉमनली जनरली दीगर वालदैन के दिल पर क्या गुजर रही होगी। हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। सिंध ने बहुत सारे क्रेडिट्स लिए, बहुत सारी चीज़ों में नंबर 1 रहा, बहुत सारे इनिशिएटिव्स में नंबर 1 रहा, लेकिन ये इन मामलात को कौन देखेगा। हम बात करेंगे, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर मोहसिन मैंगल साहब, जो कि सदर हैं यंग डॉक्टर एसोसिएशन नवाबशाह के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोहसिन। वालेकुम अस्सलाम सर। डॉक्टर मोहसिन, पहले तो ये बताइए कि ये परवीन रिंद वाला जो वाक़या हुआ है और जो उन्होंने बताया, और ये अच्छी बात है खुशकिस्मती से कि वो खुद बच गई और उन्होंने अपनी ज़ुबानी सारी बातें बताई। तो ये बताइए कि आप वहाँ होते हैं आप लोग, तो क्या ये रूटीन प्रैक्टिस है, इस तरह के केसेस मतलब होते रहते हैं लगता है ये? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करता हूँ मेट्रो मैटर्स का कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया इस इवेंट में। जैसे कि सर देखा जाए कि ये इवेंट्स तो बहरहाल होती जा रही हैं इस सिंध में, क्या पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में हमारी जो खवातीन है, हमारी माँ बहनें, वो महफूज नहीं है। जैसे कि आपने वाकया डिस्क्राइब किया कि जामशोरो और नम्रता वाला जो इशू था, एक वो बेचारी तो अपने जान से मतलब हाथ गवा बैठी ना, तो भी एक नाअहली की वजह से इतने सारे इवेंट्स होते जा रहे हैं। अब बात की जाए परवीन रिंद की, तो इसके दो पहलू हैं। एक तो पहलू ये था कि एक परवीन रिंद ने खुद हमें सुनाया कि मेरे साथ ये हुआ है। दूसरा, जब हमने यूनिवर्सिटी से मतलब पूछताछ की, वहाँ के स्टूडेंट से मिले, जो उनके रूममेट से मिले, तो वो स्टोरी थोड़ा बरअक्स थी इसके ना। वो कह रहे हैं कि इनको लेटर दिया गया कि आप एक विंग से दूसरे विंग चले जाएं और एक प्रॉपर सेटअप बने कि जहाँ नर्सेज सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं नर्सेज एक साथ ही रहें सब। इस तरह ये पता नहीं होता कि जब हम यूनिवर्सिटी को ऑफ करते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स वहाँ बैठी होती हैं, कुछ चले जाते हैं, तो एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो रही थी। तो इस बेस पे यूनिवर्सिटी से ऑर्डर निकला कि वहाँ से वो चले जाएं। तो जब उनको निकाला गया, डॉक्टर फरीन ने उनको कहा कि भैया अपने रूम से चले जाएं, तो उसमें कुछ सख्त कलामियाँ हुई हैं। पर ये कहना कि हाथ पकड़ा है या उनको मतलब उन पर तशद्दुद किया गया, ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी कोर्ट ने सो मोटो निकाला है और सबको बरामद किया गया और कमेटीज बैठी हैं, तो इसकी जो सही शनाख्त और चीजें होंगी वो तो उस रिपोर्ट के बाद ही आने वाली है। पर यहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो जितने हैं, उन्होंने भी एक अलग से प्रोटेस्ट किया था इस सिलसिले में कि एक तरफा राय न लिया जाए, दूसरी तरफ की भी आप राय पूछें। अगर परवीन रिंद हमारी माँ बहन है तो पीछे से डॉक्टर फरीन भी हैं, वो भी हमारी माँ बहन है, तो उनका भी एक राय लेना जरूरी था। पर ये एक इतना सिनेरियो बन गया है, पर अभी वेट कर रहे हैं कि कोर्ट क्या ऑर्डर देती है इस मामले में। अच्छा, तो आप डॉक्टर मोहसिन ये बात मानने के लिए आप तैयार नहीं हैं कि ऐसे हिरासगी के वाकयात हुए हैं वहां पे नवाबशाह में? सर ये तो कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा ना सर। बगैर इन्वेस्टिगेशन के मैं एक अपना मौक़िफ़ दे दूं
तो इस तरह तो हो नहीं सकता, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्ट के बाद ही पूरा सिनेरियो सामने हमारा आएगा। पर हम यहाँ के वाइस चांसलर को हम थैंक यू करते हैं कि फौरी तौर पे वो आए, वो सारे मैटर को उन्होंने टैकल किया और फौरी तौर पे उन्होंने सस्पेंड किया वहाँ के जो स्टाफ थे हमारे यहाँ पे, फरीन को, गुलाम मुस्तफा को, इनके खिलाफ एक एक्शन लिया। तो ये एक एप्रिसिएशन जाती है, इतनी फास्ट सर्विस। जैसे कि डॉक्टर अनिला है लाड़काना में, वो नम्रता वाले पूरे सीन को, नौशीन वाले पूरे एक सिनेरियो को पूरा उन्होंने एक फैंसी रिपोर्ट बना के पेश किया। जब उनके डीएनए सैंपल लिए गए तो जैसे आप बता रहे हैं कि वो एक ही शख्स के निकले, फिर वो मर्डर केस बन गया। तो उस सिलसिले में आज भी हमने नवाबशाह में यहाँ पे प्रेस क्लब के सामने हमने प्रोटेस्ट अपना करवाया था। आज भी इसीलिए हम जस्टिस मांग रहे थे। जैसी रिपोर्ट आएगी, कोर्ट क्या ऑर्डर देती है परवीन रिंज के बारे में, तो जो तरफ गिल्टी होगी हम उसकी तरफ, हम उसके अगेंस्ट चले जाएंगे। यही हमारा एक मोटिव है ना वाईडी का। जी सही। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मोहसिन साहब, आप टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद रहे हैं। और नाजरीन, यह वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं कि सिंध की यूनिवर्सिटीज़ में और दीगर तालीमी इदारों में सिंध की बेटियां महफूज क्यों नहीं हैं, वो अपने ख्वाब क्यों नहीं पूरे कर सकती, वो अपने टारगेट्स क्यों नहीं अचीव कर सकती, वो मुआशरे में जो करना चाहती हैं, अपना मुस्तकबिल जो बनाना चाहती हैं, अपने लिए कुछ करना चाहती हैं, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहती हैं, वो महफूज क्यों नहीं है ऐसे इदारों में, और इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है। परवीन रिंज का केस ताज़ा तरीन एक वाक़या है जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि उन पर तशद्दुद किया गया, उन्हें हिरासा किया गया, उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई, और उनकी वीडियो भी मौजूद है जो आपने भी देखी, हमने आपको दिखाई। और इस वाक़े का चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने भी सोमोटो एक्शन लिया है, और अब उम्मीद ये की जा रही है कि प्रॉपर इसकी इंक्वायरी होगी और जो हक़ाइक़ हैं वो सामने आ जाएंगे। जैसे आएंगे हम आप तक भी उसको पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जनाब मोहम्मद मुजाहिद साहब, जो कि डिविजनल सदर हैं यंग नर्सेज एसोसिएशन नवाबशाह के। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम साहब, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मुजाहिद साहब, ये बताइए कि परवीन रिंज भी एक नर्स हैं, और उन्होंने जिस तरह से वहाँ की सूरत हाल पेश की है, तो उसे सुनकर और देख कर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं इंसान के, कि एक ऐसा तालीमी इदारा जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर कायम हुआ है, और वहाँ पर जो बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद हाउस जॉब में जब आती हैं, इस दौरान भी वो महफूज नहीं हैं और उन्हें हिरासा किया जा रहा है। आप लोग कैसे देख रहे हैं, क्या वाकई ऐसा माहौल वहाँ बन गया है? देखें जी, मैं आपको एज ए यंग नर्सेज एसोसिएशन डिवीजन का प्रेसिडेंट मैं आपसे ये बात करूंगा कि ये बच्चियां हमारी सबकी साझी होती हैं, बेटियां सबकी साझी होती हैं। और अगर ये इशू है, पहली बात तो ये यूनिवर्सिटी और हमारी जो मेडिकल जो है अपना पीएमसी हॉस्पिटल कॉलेज अलग साइड्स हैं, लेकिन वो नर्स है, हमें उससे दिली तौर पे हमदर्दी है, हम उसके साथ हैं। वो बच्ची अगर उसके साथ ज्यादती है तो उसका जरूर अजाला होना चाहिए और बहुत अच्छे लेवल की उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। हम इस पे जो है परस्यू भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अपनी क़यादत जो सिंध लेवल की है उनको भी हम ऑन बोर्ड रखे हुए हैं। और यंग नर्सेज का मतलब कहने का कि यही काम है कि आप सोशल काम करें अपने नर्सेज के लिए, फलाह और बहबूद के लिए। तो हमारी कोशिश है, हम कहते हैं कि ये अगर पॉइंट्स हैं, हम भी जैसे सुन रहे हैं मीडिया से कि बहुत जो है हमें बड़ा दुख हुआ, दिली दुख हुआ, इस बच्ची के साथ अगर ज्यादती हुई है तो इनको इंसाफ मिलना चाहिए। तो मुजाहिद साहब, आप YNA को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यंग नर्सेज एसोसिएशन को, और आप वहीं नवाबशाह से ही आपका ताल्लुक है, आप भी वहीं सर्विस करते होंगे, तो ये आप लोगों को पहले से क्यों नहीं पता चला ऐसी बातों का, ऐसे वाकयात का? अगर वहाँ ऐसा हो रहा था तो आप लोगों को नहीं खबर हुई? जी, ये मैं अर्ज कर दूं कि ये हमारे अलग डिपार्टमेंट्स हैं, और जो यूनिवर्सिटी है वो ऑटोनॉमिक बॉडी है, उसका जो सिस्टम है वो अलग है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है VC के अंडर में होती है। जो हमारे पास नर्सेज काम कर रही होती हैं वो हमारे साथ मिलती भी हैं, हमारे जो मीटिंग्स हैं उनको ज्वाइन भी करती हैं, तो उनकी हमें ज़्यादा नॉलेज होती है बनिस्बत जो है यूनिवर्सिटी साइड, क्योंकि यूनिवर्सिटी साइड से कोई भी स्टूडेंट हमारे रास्ते में बच्चे नहीं होते, उनकी एक अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे हमने सुना
और हमने मीडिया पे देखा और ये जो है एहतजाज देखे तो हमने भी अपना प्रोटेस्ट जो है रिकॉर्ड कराया। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस बच्ची के साथ हैं। इससे और पहले हम- भी इसमें यूनिवर्सिटी में इससे पहले भी इस यूनिवर्सिटी में या हॉस्पिटल में ऐसी शिकायत आई हैं? आप लोगों ने देखी है ऐसी शिकायत? हम हॉस्पिटल साइड की तो हम नहीं बात कर सकते कि हॉस्पिटल में तो हम मौजूद होते हैं, सारा दिन हम मौजूद होते हैं अपनी ड्यूटी के टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह, और बाकी उसके अलावा हम सामाजिक कामों में भी होते हैं। तो ऐसी हमें, लेकिन यूनिवर्सिटी से हमने ये जो है आज कल परसों सा जो इशू है इसको हमने जो है देखा हुआ है और हम इस पे जो है बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। इसमें इंक्वायरी शफाफ होनी चाहिए, इस बच्ची को जो है वो जो है इंसाफ मिलना चाहिए। अब तो हमारे जो ऑनरेबल हाई कोर्ट हैं उन्होंने भी जो है इस पे जो है सोमोटो ले लिया है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से इंसाफ होगा और इस बच्ची को जो है ना वो इंसाफ मिलना चाहिए। आप वैसे इस वाकये के बाद आप खुद भी गए हैं, वहाँ मुलाकात हुई आपकी? जी, हमारे डेलीगेशन फीमेल, क्योंकि वो फीमेल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन है, तो हमने अपने डेलीगेशन भेजा था वायने की तरफ से, लेकिन वो इत्तेफाक से कि वो बच्ची जो है वो एहजाज पे थी, शायद बाहर रोड पे थी, तो वो जब हम डेलीगेशन गया तो डेलीगेशन को आगे भी ना तो बच्ची यहाँ पे है और ना ही उसका कोई हमारे पास जो है कांटेक्ट नंबर है। लेकिन आपके तवस्सुत से हम जो है अभी भी हम अपनी बहन के साथ हैं और अपनी बहन को कह रहे हैं कि हमें ऑन बोर्ड लें, इंशाल्लाह ताला हम इनका साथ देंगे। अच्छा, चलें ठीक है। मुजाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमसे गुफ्तगू की और यंग नर्सेस एसोसिएशन की तरफ से अपना मौक़िफ़ बयान किया। लेकिन ये वैसे बड़ी अजीब बात है कि वाईएन एक एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है जो नर्सेस के राइट्स के लिए काम करती है, और क्लिनिकल साइड पर ये ठीक है कि आपका ज़्यादा एक्सपोजर होता है, लेकिन ये कि टीचिंग साइड पर भी जो इस तरह के इश्यूज़ हों तो आप लोगों तक वो पहले आने चाहिए, पहुँचने चाहिए, आपको खुद प्रोएक्टिव होना चाहिए और इस बात को भी इंश्योर करना चाहिए कि वहाँ पर कोई एंटी हैरेसमेंट कमेटी भी मौजूद है या फिर नहीं है। ये इतना बड़ा वाक़या है जो ना सिर्फ इस ख़ानदान के लिए तो तकलीफ़ देह है ही है, लेकिन उसके अलावा पूरे सिंध के रिहायशियों के लिए ये बाइस शर्म बात है और हमें ख़ुद भी शर्म आ रही है ये बात करते हुए कि इस तरह के वाक़यात जो हैं वो क्यों हो रहे हैं, जो कि इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए। सिंध में ख़वातीन हिरासगी तहफ़्फ़ुज़ एक्ट बना और ये एक्ट 2010, इसके मुताबिक हर इदारा पाबंद है कि वो अपने यहाँ एक तहकीकाती कमेटी, एंटी हैरेसमेंट एक कमेटी कायम करे जो इस तरह की शिकायत का जायज़ा ले और इदारे की सतह पर देखे कि क्या वाकई वो शिकायत दुरुस्त हैं और अगर दुरुस्त हैं तो उन मुतल्लिक़ा अफराद के ख़िलाफ़ एक्शन भी लें। इस कमेटी में एक खातून समेत 3 अफराद की शमूलियत का जिक्र है और उसके साथ साथ ये भी उसमें लिखा हुआ है कि हैरेसमेंट की दरख्वास्तों पर फैसला 90 दिन में होगा और 90 दिन में ही करना होगा। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि जिनसी तशद्दुद और मकाम कार पर यानी वर्क प्लेस पर हिरासगी के 2021 में 2078 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। ये इंसानी हुकूक की जो मिनिस्ट्री है उसके ये फिगर्स हैं, उसके आदाद शुमार हैं और हम इस पर बात करेंगे। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है मोहतरमा नुसरत शीरी साहिबा ने, जो कि चेयरपर्सन है सिंध कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। अस्सलाम वालेकुम नुसरत शीरी साहिबा। सलाम। नुसरत शीरी साहिबा, ये सिंध के तालीमी इदारों में, यूनिवर्सिटीज़ में बच्चियों की इज़्ज़तें महफूज नहीं हैं, हिरासगी के वाक़यात हो रहे हैं, इस पर आपका कमीशन क्या कर रहा है? क्या सिस्टम है, कैसे ये चीज़ें होंगी? देखिए, कमीशन जो है उसने तो हुकूमत को कहा हुआ है और इन इदारों को भी, ये लाड़काना यूनिवर्सिटी को हमने पाबंद किया था कि वो अपने वार्डन को हटाएं, अपनी चीजों को ठीक करें, लेकिन ये लोग सुनते नहीं है। फिर ओम्बड्सपर्सन का ऑफिस जो बना हुआ है उसको हमने कहा कि भाई आप जिन लोगों ने कमेटियां नहीं बनाई हैं और जिधर काम नहीं हो रहा है उनको जुर्माना लगाएं, लेकिन उन्होंने इस पे नहीं किया। अब इस तरह से एक और ये मैं देख रही हूँ कि कमीशन का तज्जिया और ये रिकमेंडेशन आ रही है कि ये तो एक तरह से पूरी मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है कि लड़कियां जो हैं वो तालीम से हट जाएं या जॉब से हट जाएं तालीमी इदारों में। आप देखें, सारा वक्त यही हुए जा रहा है कि तालीमी इदारों के अंदर हरासा किया जाता है तो उसको सजा जो तजवीज की है, अभी हमने लॉ जब से अमेंड करके दिया है आज तक
उसको आगे कमेटी में पेश नहीं किया गया कैबिनेट में, और उसको असेंबली में नहीं लाया गया। हमारा तो मुतालबा ही ये है कि फौरी तौर पे उस लॉ को वो करा जाए, उसमें अमेंडमेंट और नया लॉ जो सूबाई सतह पे बना है उसको पे अमल दरामद कराया जाए। और दूसरे तमाम ऐसी यूनिवर्सिटियों में जो ये जितने भी केसेस हो रहे हैं और उसमें जो लोग मुलव्वस हैं उनकी तहकीकात बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम के तहत होना चाहिए, और कमेटियां जो हैं वो मतलब किसी उसके बगैर बिल्कुल शफाफ तरीके से बनानी चाहिए, इसमें सिफारिश और ये नहीं। और बात तो यही होती है कि जब अगर इदारे का सरबरा किसी के साथ हराजगी करे तो फिर कौन उसको सजा देगा? वो कमेटी में तो उसके मातहत ही होंगे ना, वो तो नहीं कहेंगे कि इसने हमारे सरबरा ने हमारी इस लड़की के साथ या खातून के साथ ज्यादती की है। और फिर कई केसों में ये भी हुआ जब केसेस चलाए गए हरासगी के, तो खुद जो विक्टिम थी उन्होंने हमसे आके कहा कि नहीं नहीं हम नहीं ये केस लड़ना चाह रहे, मेरी तरक्की रुक जाएगी अगर मैं इसमें ज्यादा वो पड़ी। तो कहने का मकसद ये है कि कानून पे अमल दरामद एक तो सही तरीके से नहीं हो रहा, और हमने तो पहले भी गवर्नमेंट को कहा था कि ऐसे तमाम इदारों में जिसमें भी इस तरह का एक भी वाकया हो रहा है, एक दफा तो उसको सजा दी जाए, उसको हटाया जाए वहां से, और इनकी भर्तियां चाहे वो वाइस चांसलर हो चाहे वो प्रोफेसर हो उसको नौकरी से अलग किया जाए, इसलिए कि एक दफा अगर सजा नहीं मिलेगी तो ये सिलसिले चलते ही रहेंगे। मैडम ये बताइए कि कमीशन को बने हुए कितना अरसा हो गया है, और इस दौरान में आपने किसी भी एक केस पे कोई उसको सॉल्व करने में हेल्प आउट किया है? कोई परफॉर्मेंस है आपकी? जी 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 किया है, क्योंकि हम ये इसके लिए तो ओम्बड्सपर्सन का ऑफिस बना हुआ है ना सिंध में। तो वैसे आपका तो कमीशन कब बना है? कमीशन को बने कितना अरसा हो गया? कमीशन तो 4 साल हुए हैं। 4 साल। और कमीशन के पास क्या अथॉरिटी है कुछ, या खाली सिर्फ आप भी एक आम आदमी की तरह सिर्फ अपीलें ही कर सकती हैं? आपके पास अथॉरिटी नहीं है कमीशन के पास कोई? जी 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 यही मसले हैं। हमने कहा है कि औरतों के लिए जो इदारे बनाए जाते हैं उनको मुकम्मल तो बनाए ना, उनको भरपूर तो बनाए, वो एज पर एक्ट अपना रोल तो प्ले कर सकें। उसके तो आपके एक्ट में क्या पावर्स हैं आपके पास मैडम? आपके एक्ट में पावर्स हैं? एक्ट में पावर कहाँ है भाई? चेयरपर्सन के पास सो मोटो की होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो आपकी कोई इदारा भी नहीं सुनता है, तो फिर इसका फायदा क्या फिर इस कमीशन को बनाने का? इदारा है तो सुनता है, जाहिर है, लेकिन ये कि हम कह रहे हैं ना कि आज हमारी वजह से बहुत सारी बच्चियां बचती हैं। जब हम मौके पे पहुंच जाते हैं हम उनकी दादरसी कराते हैं, हम उनको राब्ता करवा देते हैं, उधर उनका केस चलवाते हैं। इस वाले वाक़े पे आपका जाना हुआ है? आपके कमीशन के कोई नुमाइंदगी वहाँ हुई है? जी 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 मेरी मेंबर गई ना वहाँ पे, कमर ढामरा गई थी वहाँ पे, उनसे मिलके आई, उनकी फैमिली से, और उनसे अभी हम इस पे और काम कर रहे हैं। इसी तरह 9 कोट का जो वाक़या हुआ है उधर हमारी मेंबर नुसरत मियानो पहुंची फौरी तौर पे और उनको हेल्प आउट कर रही हैं। लेकिन जैसे आपने बताया कि ओम्बड्समैन ऑफिस में भी आपने कहा, वहाँ भी किसी ने नहीं सुना, आपने यूनिवर्सिटी के वीसी को कहा, उसने भी नहीं सुना। ऑफिस ने सुना, लेकिन ओम्बड्सपर्सन के यहाँ जुर्माना भाई सजा तो प्रोसेस से होगी ना, सजा कोई एकदम खड़े करके थोड़ी की जाती है, सजा के लिए प्रोसेस होता है। हम उन प्रोसेस को यकीनी बना रहे हैं कि सही तरीके से अमल दरामद हो। हमने जीबीवी कोर्ट के जजेस की ट्रेनिंग करवाई है ना, तो इसका मतलब क्या था, इन्हीं केसों के लिए करवाई है ना कि जो औरतों के केसेस आए उसको शफाफ तरीके से देखा जाए। पुलिस की ट्रेनिंग कराइए ना, इसलिए कराइए कि वो जो ये इन्वेस्टिगेशन है वो सही हो। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कराइए, और आईजी पुलिस ने हमारे कहने पे हर डिस्ट्रिक्ट में 3 ट्रेनिंग याफ्ता सेंसिटाइज आईओ लगाए हैं केसेस को देखने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट। चलें, तो मतलब आप उम्मीद रखें, पेरेंट्स उम्मीद रखें, हम ये उम्मीद रखें कि आपका कमीशन भी इन बच्चियों को सिक्योर करने में, इनके हिफाजत करने में काम। बिल्कुल बिल्कुल सबसे आगे खड़ा है कमीशन। तो आप कैसी बात कर रहे हैं?
ये नजर नहीं आ रहा ना इस पे इम्प्लीमेंटेशन जो आपकी नहीं, सिफारिशात अब पे भी अमल ऐसे नहीं हो? ऐसे नजर नहीं आता है जब मैं हल होंगे ना मसले उसके तहत जो हम कह रहे हैं, तो आपको फिर नजर आएगा कि हाँ कमीशन नहीं चले होगा। इंशाल्लाह हम इंतजार करते हैं कि अल्लाह करे वो वक्त जल्दी आ जाए। नहीं, जल्दी आता है, हमारे हर बात पे एक्शन लिया जाता है। चलें, बहुत ठीक शुक्रिया है। आपका, बहुत शुक्रिया आपका। नुज़र शीरीन साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थी और सिंध कमीशन जो ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन बना है उसकी सरबराह हैं नुज़र शीरीन साहबा, और वो बता रही थी और उन्होंने खुद ये बात बताई भी कि उनकी भी सिफारिशात पर यूनिवर्सिटी ने नहीं सुना। इससे पहले जो लाड़काना के हवाले से उन्होंने सिफारिशात पेश की थी उस पर नहीं सुना, और जो गवर्नमेंट के ऑफिस हैं उन्होंने भी उनकी बात नहीं सुनी, लेकिन वो मायूस नहीं है, बहरहाल अपने तय कोशिशें कर रही हैं। कमीशन का बनना भी बहरहाल एक ये गनीमत है, एक बड़ी बात है, लेकिन उसके साथ साथ अगर ये कमीशन इंडिपेंडेंट है वाकई में, सिर्फ अलामती तौर पर नहीं है, सिर्फ दिखाने की चीज़ नहीं है कि एक कमीशन आपने बना के बस रख दिया कि जी ये कमीशन बन गया और आपने समझ लिया कि सारी बच्चियां महफूज हो गई, तो ऐसा नहीं है। और प्रैक्टिकली अभी आज आप देख भी रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कमीशन को एम्पावर करना होगा, उसको अथॉरिटी देनी होगी। वो कहते हैं ना, आप जब तक स्टिक नहीं देंगे कमीशन को तो उसकी बात कोई क्यों सुनेगा, क्योंकि हमारा तो ये कल्चर है और हम में से पूरी कौम ही इसी उसमें है कि जब तक स्टिक नहीं होगी तो हम तो कोई काम नहीं करते। इवन कि हम सिग्नल पे भी खड़े नहीं होते जब तक कोई ट्रैफिक वाला या पुलिस वाला हमें नजर नहीं आए। तो ये तो एक ओवरऑल एक सूरत हाल है, लेकिन इसमें ऐसे केसेस पर यकीनन संजीदगी की ज़रूरत है और ऐसे केसेस को संजीदा लेना चाहिए। इस तरह से अगर ये केसेस फौरी तौर पर ना रुके और इस तरह के वाक़यात की रोकथाम नहीं हुई तो इसका लॉन्ग टर्म बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। कि एक बार फिर जैसे नुज़र शीरीन साहबा बिल्कुल सही कह रही थी कि इससे एजुकेशन, जो गर्ल्स एजुकेशन है, उस पर बहुत बुरा इम्पैक्ट आ सकता है और इस पर ड्रॉप आउट बढ़ सकता है। इस पर बच्चियों में खौफ ज़्यादा हो सकता है कि वो तालीमी इदारों का रुख करने में हिचकिचाएँ या वो परेशानी फील करें, उनके पेरेंट्स परेशान हों कि वो किस तरह से अपनी बच्चियों को वहाँ भेजें और उनकी हिफाजत के हवाले से भी उन्हें परेशानी लाहक हो। ये जितने केसेस आए हैं, मेरे ख्याल में ये जो अभी जो डीएनए की जो रिपोर्ट आई है लाड़काना यूनिवर्सिटी के हवाले से, जो निमृता कुमारी और नौशीन काजमी के हवाले से जो रिपोर्ट आई है, बहुत ही आई ओपनिंग है ये रिपोर्ट। बहुत बड़ी बात है कि ये रिपोर्ट इस तरह सामने आई है जिसमें मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। क्लियर कट लाइन तो अब सामने आ ही गई है और हम सबको भी ये पता चल गया है कि वो जो मुबैना तौर पर खुदकुशी लगाए रखा था वहाँ के यूनिवर्सिटी के अमले ने और वहाँ के स्टाफ ने कि बच्चियों ने खुदकुशी कर ली और ख़ुद ही पंखे से झूल गई, और ये सारी इन बातों की नफ़ी हो गई और अब पता चला कि ऐसा नहीं था, बल्कि जो जिनसी दरिंदे हैं जो यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं उन्होंने अपनी कार्रवाई दिखाई और इस तरह से उनको हिरासा किया बच्चियों को। तो ये बहुत ही कॉमन सी बात है और पोजीशन का गलत नाजायज़ फ़ायदा जो लोग उठाते हैं वो इसी तरह से फिर करते हैं और बच्चियों को हिरासा करते हैं कि आपके साथ हम ऐसा कर देंगे, आपके साथ वैसा कर देंगे, आप हमारे साथ ताल्लुकात कायम कर लें। तो ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए और हर इदारे में एक एंटी हैरेसमेंट कमेटी होनी चाहिए जो इस तरह की किसी भी कंप्लेन पर फौरी एक्शन ले। नाज़रीन, यह वक्त हो एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात करेंगे कुछ माहौलियात के हवाले से। माहौलियाती आलूदगी दिन ब दिन बढ़ रही है। पाकिस्तान में भी ये सूरत हाल परेशान कौन है, ख़ासतौर पर कराची जैसे शहर में माहौलियाती आलूदगी का काबू में आने का नाम नहीं ले रही। माहौलियाती आलूदगी ना सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से है, इंडस्ट्रीज़ की तरफ से है, बल्कि आम लोगों की तरफ से भी है, आम शहरियों की तरफ से भी है। और माहौल का मतलब पूरा माहौल, जिसमें सिर्फ धुआं ही शामिल नहीं है बल्कि प्लास्टिक भी शामिल है और भी इस तरह की चीज़ें जो हैं, सॉलिड वेस्ट उसमें शामिल है, बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। माहौलियात के हवाले से एक तंजीम जो काम कर रही है एक्टिवली वो है नेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ, NFEH, और उन्होंने NFEH ने अभी रिसेंटली पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ एक मुफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत किए हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। मैं टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जनाब मोहम्मद नईम कुरैशी ने, जो कि सदर हैं NFEH के। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। नईम साहब, पहले तो ये बताइएगा कि आपने क्या MOU साइन किया है PIA के साथ और इसका क्या मतलब है, क्या करने जा रहे हैं? हाँ देखें, हम NGOs और कॉर्पोरेट सेक्टर और कम्युनिटी ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि सबको इन्वॉल्व किया जाए ताकि जिस इदारे का भी जो रोल है वो हाईलाइट भी होना चाहिए और उसको एक्टिव पार्टिसिपेशन उसकी होनी चाहिए। हमारे जो खासतौर से एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, आपको पता है कि तो माहौलियाती आलूदगी पाकिस्तान बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान दुनिया के 10 ममालिक में आगे है कि जहाँ पर एनवायरमेंट के बहुत शदीद खतरात मौजूद हैं ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से।
पीआईए के साथ भी हमने किया और हमने नेक्स्ट के साथ भी किया, हमने एनएडी यूनिवर्सिटी के साथ भी किया। रिसेंटली पीआईए के साथ हुआ है हमारा एग्रीमेंट, और उसका मतलब यह है कि पीआईए को हम साफ और सरसव पाकिस्तान कैंपेन में हमने शिरकत के लिए उनको इनवाइट किया और उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। और 12 दिए कि वो अब जो कराची, लाहौर या इस्लामाबाद में जहाँ होगा तो वहाँ पर हम एक ग्रीन पाकिस्तान कैंपेन चलाएंगे और उनको मतलब प्रमोट करेंगे ट्री प्लांटेशन को। और पीआईए उसमें हमारी पार्टनर होगी और पीआईए की जगह अवेलेबल होगी। पीआईए हमें मतलब जो है ना वहाँ पर उसकी गारंटी ये देगा कि जो पौधे वहाँ पर लगाए जाएंगे उसकी देखभाल और जिम्मेदारी उनकी होगी। और दूसरा ये अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाएगी पीआईए के अपने नेटवर्क से, जो कि तमाम पैसेंजर्स के साथ भी, उनके जो कंपनीज हैं उनके साथ भी और दूसरे लोगों के साथ भी, ताकि उसकी अवेयरनेस कैंपेन को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों तक पहुँचा सकें। नहीं, तो इस हवाले से क्या पैसेंजर्स के पास कुछ मटेरियल भी पहुंचाने का है प्रोग्राम आप लोगों का, कुछ अवेयरनेस लिटरेचर या सॉफ्ट फॉर्म में कोई चीज? जी, मटेरियल हम तैयार कर रहे हैं। मटेरियल अभी जैसे 2-3 दिन पहले ये हमारा MOU साइन हुआ है, तो मटेरियल हम तैयार करेंगे जो कि हमारे उनके जो जहाज हैं उनमें रखा जाएगा फॉर अवेयरनेस के माहौलियात के लिए दरख्तों की सफाई की अहमियत क्या है, और जो है ना वो रखा जाएगा। दूसरा एयरपोर्ट पे या फ्लाइट में ड्यूरिंग फ्लाइट की अनाउंसमेंट वगैरह जो है ना उसके जरिए लोगों को एडवाइस किया जाएगा कि वो अपने इर्द गिर्द माहौल का बहुत ख्याल रखें और उसको जो है ना अहमियत दें और शजरकारी करें अपने इलाके में, चाहे वो एक दरख्त लगाएं चाहे वो 100 लगाएं। और इसमें उनको कोई गाइडेंस चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए नेशनल फोरम से, पीआईए से, तो वो उनसे रुजू कर सकते हैं। तो आपने जैसे बताया शजरकारी के हवाले से, तो क्या टारगेट क्या है आपका कि पीआईए के साथ मिलकर आप कितना पौधे लगाने चाह रहे हैं? देखिए, हम 2014 से हम ये एक्टिविटीज हमने लॉन्च की हैं कराची में, फिर उसको पूरे पाकिस्तान तक हमने फैलाया। हर सीजन में हमारा जैसे भी 15 फरवरी से यानी कि कल से ऑफिशियली सीजन शुरू हो रहा है ट्री प्लांटेशन का, और मौसम बाहर की शजरकारी में हमारा टारगेट ये है कि जो हमारी कि हम कम से कम 15 से 20 हजार दरख्त लगाएंगे पीआईए और दूसरी हमारे जो पार्टनर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ मिलकर, और उसकी न सिर्फ लगाएंगे बल्कि हमारी जो पिछला तजुर्बा है और हमारा जो स्ट्रेटजी है वो इसके तहत हम उसकी देखभाल भी करेंगे और उसको मतलब परवान चढ़ाएंगे ताकि मतलब उसका रिजल्ट हमारे सामने आ सके। तो और किन ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप नईम साहब काम कर रहे हैं और NFEH ने अब तक क्या अचीवमेंट्स ली हैं? जी, मैं आपको बताता हूँ अचीवमेंट हमारी अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 20-22 साल में हमने मतलब बहुत सारे सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप और एक्टिविटीज की हैं ऑन ग्राउंड जा करके। और इसमें हमारा जो टारगेट था वो ये था कि कॉर्पोरेट और इंडस्ट्री और फिर यूथ और चिल्ड्रन, तो उससे हमने फोकस किया। और फिर फोकस करने के बाद जब काफी सालों के बाद हमने इसको देखा, फिर हम ऑन ग्राउंड आए। जो पार्क हैं उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए हमने तकरीबन 17-18 पार्क की इम्प्रूवमेंट की है, जिसमें बेनजीर पार्क जो कलेक्शन में कराची में वो खासतौर से ज्यादा हमारे लिए चैलेंजिंग था। और फिर किडनी हिल पार्क में हमने काम किया, आजकल हम हिल पार्क में काम कर रहे हैं। वहाँ पर हमने गुज़िश्ता 2 साल में 5800 पौधे लगा दिए हैं। और उसमें जो हिल पार्क के जो करीब रहने वाले जो ग्रुप हैं, हिल पार्क फ्रेंड के नाम से एक तंजीम बनाई गई और उनका भी कंट्रीब्यूशन इस मिशन में शामिल है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम कराची में खासतौर से 90% हमने जो प्लांटेशन की है उसमें हमने कुछ 3.5 लाख से ज्यादा जो है ना वो प्लांट लगा दिए हैं। और मजीद हमारा प्लान है कि इस साल हम एटलीस्ट 30,000 दरख्त हम लगाएंगे और मुख्तलिफ लोगों के एसोसिएशन के ताउन से, और वो इंशाल्लाह उसको हम लोग भी करेंगे। नईम साहब, आपने बताया कि 3.5 लाख के करीब पौधे आप लगा चुके हैं। जी जी जी। अच्छा, तो ये बताइए कि ये जो आपने लगाए हैं इतने अरसे में, तो फिर वापस पलट के भी आपने पूछा, पलट के भी देखा आपने कि उसमें से कितने बच गए जिंदा और कितने मर गए?
जी, मैंने जैसे कहा ना कि शुरू में हमने तो ये जो पौधे लगाए थे वो ग्राउंड और ग्रीन बेल्ट और ओपन जगहों पर लगाए थे, लेकिन वहाँ पर ग्रोथ रेट जो है ना, उनकी जो शरह थी टाइम रहने की या शरह थी उनकी, वो बहुत कम थी। 25% भी सर्वाइव नहीं कर पाते थे। सही। अब जब हमने अपना मतलब जो है ना प्रैक्टिस चेंज की है, अपनी मतलब अप्रोच चेंज की है, उसमें हम कॉर्पोरेट सेक्टर, इंडस्ट्रीज और एनजीओ और कम्युनिटी ग्रुप के साथ इसको लगा रहे हैं। चलें, और उसका सही। मकसद ये है कि वो लोग हम पार्टनरशिप करके उसकी देखभाल करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 लाख में जो रेशो है इनके दरख्तों के कायम रहने का और इनके मतलब फलने फूलने का, वो तकरीबन 70% से ज्यादा है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। नईम कुरैशी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहे हैं और एक अहम मौजू पर बात की उन्होंने, माहौलियात के हवाले से। माहौलियात में बेहतरी के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, चाहे वो कोई आम आदमी हो, चाहे किसी इदारे में बैठा हुआ कोई बंदा हो, क्योंकि ये माहौल अगर हम साफ़ नहीं रखेंगे तो ना सिर्फ हम खुद सेहतमंद नहीं रहेंगे बल्कि हमारी आने वाली नस्लें भी इसका शिकार होंगी और बीमारियां बढ़ेंगी और अजीब व गरीब तरह की बीमारियां बढ़ेंगी जो हमें पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से क्या हो रहा है। वैसे ही नॉइज़ पोल्यूशन आप देख लें शहर में कितना है, कराची में तो बहुत ही ज़्यादा है, और भी शहरों में अब वो सिलसिला हो रहा है, लाहौर में भी काफ़ी हो रहा है। और उसके साथ साथ जो आलूदगी है, फ़ज़ाई आलूदगी, उसकी सूरत हाल आप देख लें। और उसके साथ आपने समंदर के साथ क्या किया है कराची शहर में। समंदर आप देख लें, हमारे पास एक बहुत बड़ा जो बीच का एक टुकड़ा है सी व्यू का, वहाँ आप जाकर देखें तो आपको सफाई का अंदाज़ा होगा। ये इसमें हमारा अपना भी फॉल्ट है। खाली हम इदारों को ज़िम्मेदार करार दें और अपनी ज़िम्मेदारी से बरियो ज़िम्मा हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। इदारे भी ज़िम्मेदार हैं उसके, उनको भी काम करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ तमाम शहरियों को भी काम करना चाहिए और उन्हें देखना चाहिए कि वो किस तरह से इस सूरत हाल में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर जब हम देखते हैं कि बीच क्लीनिंग की एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स की तरफ से, यूथ की तरफ से, मुख्तलिफ तालीमी इदारों की तरफ से, तो बहुत खुशी की बात है और बड़ी खुशी होती है कि यंगस्टर्स और बच्चे ख़ास तौर पर वहाँ जाते हैं और कचरा चुन रहे होते हैं, साहिल को साफ़ कर रहे होते हैं। आबी हयात के लिए ये चीज़ें जो हम प्लास्टिक फेंकते हैं और जो सनती फजला अनट्रीटेड जो जाता है वो उसके लिए जहर कातिल है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें एक इतनी बड़ी नेमत दी है सी की, और उस पर जो सी है हमारा, उसको हमें साफ़ रखना चाहिए। और उसके साथ साथ गली मोहल्ले शहर में भी जो सफाई का सिस्टम है, अब सॉलिड वेस्ट का जो सिस्टम है और प्राइवेटाइज हुआ है, उसमें कुछ बेहतरी तो नज़र आ रही है। अब सफाई वाला जो अमला है वो भी नज़र आता है, जो गली मोहल्लों से कचरा उठाता है और फिर उसको जाके जो पॉइंट्स होते हैं कचरे के, वहाँ जाके डालता है और वहाँ से फिर वो लैंडफिल साइट्स की तरफ चला जाता है। तो इसमें भी ये बेहतरी नज़र आ रही है, लेकिन इसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है, मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। ख़ासतौर पर पूरे शहर में, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में और फिर डिस्ट्रिक्ट के भी तमाम इलाकों तक इसे एक्सटेंड होना चाहिए। और उसमें जहाँ जहाँ नहीं है तो उसमें शहरी भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। गवर्नमेंट को भी कह सकते हैं, अपने मुंतखब नुमाइंदों को कह सकते हैं, उनको भी प्रेशराइज करते रहने की ज़रूरत है, उनको भी बोलते रहने की ज़रूरत है, चूँकि वरना फिर वो अपनी डगर पे जब चलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वो भूल जाते हैं। तो नाज़रीन, माहौल के हवाले से आप भी अपना किरदार अदा करें ज़रूर। और अगर किसी और टॉपिक की तरफ आप अगर हम निशानदेही करना चाहें, हमारी तवज्जो दिलाना चाहें, तो हमारा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है और ये नंबर सिर्फ व्हाट्सएप के लिए है। आप व्हाट्सएप मैसेजेस इस पर कर सकते हैं, जो कि है 03155 441165। और उसके साथ साथ आप हमें कॉल पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा कॉल का नंबर है 0300 364 2759। और उम्मीद है कि आप के लिए ये मालूमात जो हमने आपसे शेयर की हैं हौसला अफजा रही होंगी और आपके लिए फ़ायदेमंद हुई होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान अख्तर शाह रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।